हाय एवरीवन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कर रहे थे हम लोग इस चैप्टर में। आज का यह लेक्चर नंबर हो जाना है 64। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हेलोबेंजीन का रिएक्टिविटी हमने करा था लास्ट लेक्चर में, और उसमें से बताए थे कुछ ऐसा। रिएक्टिविटी की बात यदि हम लोग करेंगे तो कुछ इस तरह का ऑर्डर ऑब्जर्व होता है। इस जगह पे हमने बताया था फ्लोरोबेंजीन के लिए, यहाँ क्लोरोबेंजीन, यहाँ ब्रोमोबेंजीन और यहाँ आयोडोबेंजीन। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या था? फ्लोरोबेंजीन का सबसे ज़्यादा, फिर आयोडोबेंजीन, फिर क्लोरोबेंजीन और सबसे कम रिएक्टिविटी ब्रोमोबेंजीन का। ऐसा यही ऑर्डर था इसमें। अब चूंकि ये सबके सब ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है, तो हम लोग एक ही चीज़ को जानेंगे। चूंकि ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग में दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं, ऑर्थो भी और पारा भी। तो मेजर प्रोडक्ट की बात करेंगे हम लोग, मेजर प्रोडक्ट की, कि यदि यहाँ कोई हैलोजन लगा हुआ है ऐसे, और इसका रिएक्शन हम कोई इलेक्ट्रोफाइल से करवा रहे हैं, तो ये दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक ऑर्थो प्रोडक्ट और दूसरा पारा प्रोडक्ट। ये दो तरह के बनेंगे। सो दोनों इक्वल बनेंगे या मेजर माइनर कुछ होगा, इस बात को हम लोग कैसे समझेंगे कि ये जो ऑर्थो और पारा दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, दोनों इक्वल अमाउंट में बनेंगे या फिर कोई ज़्यादा कम भी बनेगा, कोई ज़्यादा कम बनेगा। तो अंदाज़ा जो लगता है देख करके, समझ करके, वह कुछ ऐसा। जब इसके लिए रेजोनेंस हाइब्रिड तैयार करा था हमने हेलोबेंजीन के लिए, तो हाइब्रिड कुछ ऐसा कह रहा था, हैलोजन पे पार्शियल प्लस माइनस माइनस माइनस। मतलब कि यह ऑर्थो पोजीशन है ना, इस पे दो बार माइनस आ रहा है, देख लो, दो बार माइनस आ रहा है, और यहाँ जो है एक ही बार माइनस आ रहा है पारा पे। तो इस हिसाब से सोचोगे तो लगेगा कि चूंकि ऑर्थो पे दो बार माइनस आ रहा है, इसका मतलब ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है पारा के तुलना में। ऑर्थो पे दो बार माइनस आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि ऑर्थो पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह ज़्यादा है, किसके तुलना में? पारा के तुलना में। तो ऑर्थो प्रोडक्ट शुड बी मेजर, ऑर्थो प्रोडक्ट शुड बी मेजर एंड पारा प्रोडक्ट शुड बी माइनर। बट द केस इज जस्ट रिवर्स, द केस इज जस्ट रिवर्स। Para product is major in most of the electrophilic substitution reactions and ortho product is minor. क्यों? इसके दो वजह है। पहला वजह है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, और दूसरा वजह है अस्टेरिक फैक्टर, जिसे अस्टेरिक हिंडरेंस भी कहेंगे हम। अभी हमने कहा कि यह जो हैलोजन होगा, यह कोई भी हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, कोई भी हैलोजन हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन के तुलना में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वह अधिक। सिंपल सी बात है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे,
किस हिसाब से होंगे? माइनस आई इफेक्ट के हिसाब से। और हम लोग जान रहे हैं कि यह जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, यह जो है डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और इंडक्टिव इफेक्ट तो डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट का ऑपरेशन उतना कम, डिस्टेंस जितना कम इंडक्टिव इफेक्ट का ऑपरेशन उतना ज़्यादा। इस बात को हम लोग जान रहे हैं काफ़ी डिटेल में, काफ़ी अच्छे से जान रहे हैं इस बात को, मानना नहीं है, जान रहे हैं इस बात को। तो यदि यहाँ हैलोजन कोई भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका कार्बन से अधिक है, मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यह जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा माइनस आई से, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो ऑर्थो का ही खिंचाएगा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसका खिंचाएगा? ऑर्थो का, क्योंकि ऑर्थो जस्ट बगल में है इसका। पारा तो काफ़ी दूर में है, पारा तो काफ़ी दूर में है, एकदम अपोजिट है। तो पारा तक इसका इफेक्ट आते आते समझ लो ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाना है। पारा तक आते आते जो इसका इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ माइनस 2 बार आया वो हमें दिखा, लेकिन इंडक्टिव के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा इसी का खिंचा रहा है वो तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं, वो तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं। और वो देखना होगा हमें कि हैलोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इंडक्टिव के थ्रू या इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और खींचेगा तो सबसे ज़्यादा किसका खींचेगा? ऑर्थो का खींचेगा, सबसे ज़्यादा ऑर्थो का खींचेगा। इसीलिए ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन भले ज़्यादा दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में है सबसे कम, पारा से कम है। और पारा से कम है तो इस केस में पारा विल बी द मेजर प्रोडक्ट। इलेक्ट्रोफाइल पारा पे जाना पसंद करेगा, मेटा पे जाना पसंद नहीं करेगा। अब चूंकि बात यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हो रही है, बात यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हो रही है, माइनस आई इफेक्ट का, तो हम लोग तो जान रहे हैं कि जो माइनस आई इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम का होगा उसका माइनस आई इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा। तो उस हिसाब से इन हैलोजन्स की यदि हम लोग बात करेंगे, इन हैलोजन्स की बात करेंगे, तो फिर आयोडीन से ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट ब्रोमीन का, उससे ज़्यादा क्लोरीन का, और सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का। तो इसका मतलब हुआ कि जब यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा होगा ना, तबाही मचा देगा ऑर्थो वाले का। हाँ, ऑर्थो के इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा यदि कोई खींचेगा अपने तरफ, सबसे ज़्यादा कोई खींचेगा तो वो है फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका सबसे ज़्यादा है, मतलब कि ऑर्थो प्रोडक्ट ऑलमोस्ट नहीं बनता है, 5 से 10% ही ऑर्थो बनेगा जब फ्लोरोबेंजीन हो तब बाकियों में यदि यहाँ आप क्लोरोबेंजीन लेते हो, ब्रोमोबेंजीन लेते हो, आइडो लेते हो, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। ऑर्थो पारा ऑलमोस्ट कंपेरेबल बनते हैं, 50%, 80%, 20% ऐसे करके। लेकिन फ्लोरोबेंजीन में ऑर्थो प्रोडक्ट एकदम नेग्लिजिबल बनता है। और वजह इसका ये हुआ कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि इन सब में सबसे ज़्यादा है, तो फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, तो फ्लोरीन इस ऑर्थे वाले के इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा खींचेगा और एकदम उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा। और इलेक्ट्रोफाइल किसी भी कीमत पे जाकर के ऑर्थो पोजिशन पे जुड़ना नहीं चाहेगा, किसी भी कीमत पे वहाँ जाकर के वह जुड़ना नहीं चाहेगा, बड़ा ही मुश्किल होना है उसके लिए वहाँ। समझ रहे हो बात को? तो जैसे इसके लिए एक रिएक्शन बताते हैं एग्जांपल के लिए, कि जैसे फ्लोरोबेंजीन है, जब इसका ब्रोमिनेशन करवाया जाता है Br2 FeBr3 के साथ, तो जान करके बड़ा हैरानी होगा जान करके कि ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन इज़ द प्रोडक्ट 95%। ऑर्थो तो दिखता ही नहीं है, ऑर्थो दिखता ही नहीं है इसमें, समझ रहे हो बात को? तो यह वजह है यहाँ फ्लोरीन का कि ऑर्थो क्यों नहीं बना पा रहा है। चलो माइनर मेजर तो अलग की बात है, ऑर्थो यहाँ बनता ही नहीं, दिखता ही नहीं है कहीं, बाकी 5% पता नहीं मेटा वगैरह बन गया होगा। तो यह रिएक्शन इस बात को कंफर्म कर रहा है कि जब हम फ्लोरोबेंजीन का करवा रहे हैं हैलोजिनेशन, सो पारा विल बी द ओनली प्रोडक्ट। और वजह यही हुआ कि ऑर्थो को इतना डेफिशिएंट बना चुका है कि 5-10% बनेगा तो पता ही नहीं चलेगा। समझ रहे हो? क्वेश्चन अब इससे क्या आएगा सो देखो, दो तरह के क्वेश्चन।
तो इसका मतलब हुआ ए, इसका मतलब हुआ कि क्लोरोबेंजीन, सॉरी फ्लोरोबेंजीन से शुरू करें हम लोग, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। जैसे ही हम लोग नीचे जाएंगे, परसेंटेज ऑफ पारा प्रोडक्ट डिक्रीजेज, मतलब सबसे ज़्यादा पारा प्रोडक्ट बनेगा फ्लोरोबेंजीन में, उससे कम क्लोरो, उससे कम ब्रोमो और सबसे कम आयोडो में। तो परसेंटेज ऑफ ऑर्थो प्रोडक्ट इंक्रीजेज, परसेंटेज ऑफ ऑर्थो प्रोडक्ट इंक्रीजेज, कि ऑर्थो प्रोडक्ट फ्लोरोबेंजीन में एकदम कम बनेगा, उससे ज़्यादा ऑर्थो प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन का बनेगा, उससे ज़्यादा ब्रोमो का बनेगा और सबसे ज़्यादा आयोडो का, क्योंकि आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, माइनस आई इफेक्ट सबसे कम है, तो ये ऑर्थो वाले इलेक्ट्रॉन को सबसे कम खींचेगा, और जब ऑर्थो वाले को सबसे कम खींचेगा तो फिर यही जो है ज़्यादा जुड़ेगा। इन सब की कंपैरिजन में हम कह रहे हैं, इन सब की कंपैरिजन में कह रहे हैं। तो इस पॉइंट को नोट करोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो रिएक्टिविटी वाला कर ही दिए थे लास्ट लेक्चर में, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब इससे क्वेश्चन क्या होना है उस चीज़ को देखो, क्वेश्चन क्या होगा इससे। Which one will give highest, या हाईएस्ट छोड़ दो, which one will give maximum yield of para product on nitration। और ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे ये सब के सब, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, यहाँ ब्रोमोबेंजीन और लास्ट में होगा आयोडोबेंजीन। फिर इसी का एक उल्टा, which one will give मिनिमम, या चलो यहाँ भी मैक्सिमम ही कर दें, मैक्सिमम यील्ड ऑफ ऑर्थो प्रोडक्ट ऑन हैलोजिनेशन। ऑप्शन से फिर से वही, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और लास्ट में आयोडोबेंजीन। ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि ये चार हैं, फ्लोरोबेंजीन का भी हम नाइट्रेशन करवा रहे हैं, क्लोरोबेंजीन का भी करवा रहे हैं, ब्रोमो का भी करवा रहे हैं, आयोडो का भी करवा रहे हैं। तो बताओ कि इन सब में सबसे ज़्यादा पारा प्रोडक्ट कौन देगा, इन सब में सबसे ज़्यादा पारा प्रोडक्ट कौन देगा। लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, डाउन द ग्रुप जाने से पारा प्रोडक्ट का यील्ड घट रहा है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन देगा, वजह समझा चुके हैं, फ्लोरोबेंजीन हो जाएगा। सेकेंड में सबसे ज़्यादा ऑर्थो प्रोडक्ट कौन देगा, तो डाउन जाने से ऑर्थो प्रोडक्ट का परसेंटेज बढ़ रहा है, तो आयोडोबेंजीन हो जाएगा ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में, तो ध्यान में थोड़ा रखना होगा इन चीज़ों को, तब याद रखोगे इसे। तो आई थिंक हैलोबेंजीन में जितना कहानी था उतना कह चुके हैं हम। आपस में रिएक्टिविटी कंपेयर करा हमने, बेंजीन के साथ रिएक्टिविटी को कंपेयर करा हमने। चलो एक इसका भी क्वेश्चन करवा ही देते हैं। इसका भी क्वेश्चन करवा ही देते हैं।
the correct order of reactivity towards electrophilic substitution reaction is। ऑप्शन है C6H6, C6H5F, C6H5Br, C6H5Cl एंड C6H5I। बी में है C6H6, C6H5F, C6H5I, C6H5Cl एंड C6H5Br। फिर होगा C6H6, C6H5I, C6H5Br, C6H5Cl एंड C6H5F। और एक लास्ट में C6H6, C6H5I, C6H5Br, C6H5Cl और C6H5F। ऐसा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में करेक्ट ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर सही है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बात बता चुके हैं कि ऑल हेलोबेंजीन्स आर लेस रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक। तो कहने का मतलब कि इन सबसे बेंजीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो देखो दो ऑप्शन में बेंजीन को कम करके रखा है, इसमें भी बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम किए हुए, इसमें भी। तो ये दोनों तो होने से रहे, ये दोनों तो होने से रहे, होंगे ही नहीं कभी। इन दोनों में बेंजीन की रिएक्टिविटी को ज़्यादा दिखाया गया है। लेकिन फिर आगे देखो, फ्लोरोबेंजीन कह रहा है, फिर आइडो कह रहा है। यहाँ आइडो को ज़्यादा दिखा रहा है ब्रोमो से। तो जो ऑर्डर हम बताए हुए हैं उसके हिसाब से तो फ्लोरोबेंजीन का ज़्यादा है ना। सो दिस वन इज द करेक्ट ऑर्डर। ये भी गलत हो गया। ये 3 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो, नोट डाउन करोगे इसे। तो हेलोबेंजीन में सारा कहानी हो चुका है, ध्यान रखोगे। एक इसी को स्टैंडर्ड तरीके से और पूछा जाए तो देखो क्या पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है। Cl2 AlCl3 क्लोरोबेंजीन, इसे K1 कह देगा। इसी में एक रिएक्शन को और देगा, Cl अगेन Cl2 AlCl3 Cl, एक पारा भी बना देगा और इसके रेट कांस्टेंट को K2 कह देगा। और यहाँ से अब देगा ऑप्शन कि यह K1/K2 ग्रेटर देन 1 या K1/K2 लेस देन 1 या K1/K2 इक्वल टू 1 या फिर डी कि K1 इज वेरी वेरी लेस देन K2। ऐसे सेम बात को अलग तरीके से ऐसे पूछा जाएगा। काफ़ी स्टैंडर्ड हुआ ये, काफ़ी स्टैंडर्ड। तो इस केस में हम कैसे जानेंगे? तो देखो, ई बेंजीन है, ई क्लोरोबेंजीन है, दोनों का हेलोजिनेशन ही हो रहा है। तो अभी बताया कि बेंजीन का रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसका जो रेट कांस्टेंट K1 होगा वो ज़्यादा होगा K2 से। K1 ज़्यादा होगा K2 से, और जब K1 K2 से ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली K1/K2 इज ग्रेटर देन 1। सिंपल सी चीज़ है। दिस वन इज द करेक्ट। 1 तो ही नहीं सकता है, कम भी नहीं होगा। K1 यहाँ बहुत कम तो ही नहीं सकता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। उसी चीज़ को दूसरे तरीके से पूछने का ये हुआ,
ध्यान रखोगे इसको। रेट कांस्टेंट के टर्म में भी पूछ दिया इसे। चलो अब हम लोग आगे बढ़े इसमें कि व्हाट अबाउट अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन, अल्काइल ग्रुप ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। अल्काइल बेंजीन जो हैं वे ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। और किस आधार पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, किस आधार पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो थ्रू बोथ +I और +H, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी और इंडक्टिव से भी, दोनों आधार पे जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। अब इसमें से भी तो अलग अलग कहानी है कि यदि हम कंपैरिजन करें मिथाइल और कंपैरिजन करें इथाइल में, तो इंडक्टिव कहता है कि साइज बढ़ने से अल्काइल का इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है। मतलब कि इस केस में इसके लिए जो +I होगा वह इसके +I से ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा, इसका कम। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन तो कहता है कि भाई हमें अल्फा हाइड्रोजन से मतलब है, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो 3 है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 2 है, तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन में तो ये जीत गया। इंडक्टिव में ही जीत रहा था, ये हार रहा था। हाइपर कॉन्जुगेशन में वो जीत गया, ये हार गया। दोनों जब एक साथ कंपीट करेंगे तो हम लोग जान रहे हैं कि रेजोनेंस हमेशा डोमिनेट करता है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ डोमिनेट कर जाएगा और ओवरऑल इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा होगा इसके तुलना में। इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा होगा इसके तुलना में। ऐसे मिथाइल बेंजीन के लिए हम लोग किस तरह से दिखाते हैं, ऐसे ही ना, हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसे दिखाया जाता है, जिसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं हम लोग। ऐसे यहाँ आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन माइनस ∬C H और H पे प्लस। एक बार यहाँ से भी होगा, एक बार यहाँ से भी होगा। इसमें 2 है तो 2 ही होगा। लेकिन यदि हम बात करें टर्शियरी ब्यूटाइल की, तो इसके लिए जो +I होगा वो तो मैक्सिमम हो जाएगा, +I इफेक्ट मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ +H मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है। तो जब वहाँ अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन तो ना के बराबर होगा। तो ऐसे केस में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यदि तुम्हें कोई पूछे कि मिथाइल बेंजीन और इथाइल बेंजीन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो मिथाइल बेंजीन आप कह दोगे हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि इंडक्टिव में बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं और हाइपर कॉन्जुगेशन में ज़्यादा प्रभाव दिखाएगा। लेकिन यदि कंपैरिजन हम यहाँ से करेंगे तो फिर इसका इंडक्टिव बहुत ज़्यादा है, फिर इसका इंडक्टिव जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। और साथ ही साथ इस ग्रुप का एक प्रॉब्लम और है, इस ग्रुप का एक प्रॉब्लम और है, और वह है इसका बल्की नेचर। बल्की नेचर, बहुत बड़ा ग्रुप है, और बहुत बड़ा ग्रुप है तो फिर स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर के चलते देखोगे तो वैसे भी रिएक्टिविटी को ही कम करेगा, वैसे भी रिएक्टिविटी को कम करेगा। तो मैं सही देखो ना, जैसे मान लो कि एक हमने मिथाइल बेंजीन के लिए रिएक्शन करवाया इलेक्ट्रोफाइल से, और एक हमने टर्शियरी ब्यूटाइल के लिए करवाया, ऐसा बताओ। ये इलेक्ट्रॉन रिच वाला बात तो बाद में देखेगा, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर तो यहाँ बाद में देखेगा। पहले देखेगा इस ग्रुप का साइज कैसे जा कर के जुड़े। यहाँ ऑर्थो पे तो कतई जुड़ने का चांस नहीं है, पारा पे में भी थोड़ा बहुत जुड़ जाए, बड़ा ग्रुप है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, रिपल्सन होगा, और यहाँ ऑर्थो पे भी जुड़ेगा, पारा पे भी जाकर के जुड़ सकता है, दोनों जगह जुड़ेगा ही जाकर के इक्वल एज में। और रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो कुछ रिएक्शन में ये डोमिनेट करता है
मैक्सिमम रिएक्शन में यही डोमिनेट करता है। जैसे नाइट्रेशन करवाओगे तो टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन का नाइट्रेशन ज़्यादा होता है, इसका कम, लेकिन हेलोजिनेशन वगैरह करवाओगे तो इसका ज़्यादा है, इसका कम। तो ओवरऑल फिर वह ग्रुप पे डिपेंड करता है। तो ऐसे केस में फिर जब तक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ना हो तब तक उस रिएक्टिविटी को बता पाना संभव नहीं होता है। तो ये अल्काइल बेंजीन की बात करा हमने। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हाइड्रोक्सी बेंजीन या अल्कोक्सी बेंजीन का भी बात करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।